बंगाल का चुनाव बिल्कुल T20 मैच के आखिरी ओवर की तरह है, जहां किसी भी बॉल पे कुछ भी हो सकता है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, उसमें से 80% पर टीएमसी उम्मीदवार चुनाव जीते हुए हैं। पूरा खेल जो है ना नरेश बाबू, वहां पे 5% वोट के इर्द गिर्द का है जी। 5% वोट अगर इधर से उधर हुआ तो पूरा खेल पलटना बंगाल में तय है। अभी कहना मुश्किल है कि बंगाल के लोगों के मन में क्या चल रहा है। दो बंगाली मिलेंगे, वो हिंदी और अंग्रेजी में बात करते आपको नहीं दिखेंगे, वो बंगाली में बात करते मिलेंगे। दो बंगाली मिलेंगे, वो माछू भात की बात करेंगे, रसगुल्ला की बात करेंगे, चमचम की बात करेंगे आपके उस हिसाब से। तो ये बंगाल की एक विरासत है कि वो अपने मिजाज से जीते हैं, अपने तरीके से जीते हैं। एक उम्मीदवार हाथ में मछली लेकर के प्रचार कर रहे हैं। चुनावी वादा किया जा रहा है कि अगर सरकार में अगर जीते तो हिलसा मछली बंटवाएंगे। नमस्ते, यूपी टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम नरेश कोश्यारी है। अगले महीने भारत के 4 राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु में चुनाव होने हैं और इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में भी विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन इन सब में जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है वो सबसे अलग नजर आ रहा है। सभी लोगों की निगाहें, खास तौर पर जो कि दिल्ली की मीडिया है, उसकी नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर टिकी हुई है। उसकी कई वजह है और पश्चिम बंगाल का चुनाव क्यों दूसरे राज्यों के चुनाव से अलग होता है, वहां पर ऐसा क्या है जो असम में नहीं हो रहा है, वहां पर ऐसा क्या है जो तमिलनाडु में नहीं हो रहा, वहां पर ऐसा क्या है जो केरल में नहीं हो रहा है, पूरी बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय शंकर सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबके मन में एक ही सवाल है सर, हर वक्त जब भी फोन खोलते हैं तो चुनावों की बात आती है तो सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही चर्चा है। नेशनल मीडिया से लेकर स्टेट मीडिया भी लगातार पश्चिम बंगाल की जो है वो बहुत जम के कवर कर रही है और नेशनल मीडिया का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पश्चिम बंगाल पर है, बाकी 3 राज्यों को छोड़कर। ऐसा क्यों? देखिए, बंगाल इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि ममता बनर्जी बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बीजेपी की नीतियों का, बीजेपी सरकार का विरोध कर रही है। और बंगाल अगर 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उसके बाद से बीजेपी के टॉप एजेंडे में आ गया। और बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी ने जिस तरह से कोशिश की है और जिस तरह से बीजेपी वहां बढ़ी है पिछले 10 साल में, वो भी अपने आप में बहुत ही हैरान कर देने वाला है। अगर आप उसको देखिए दूसरे तरीके से कि 2000 जब ममता बनर्जी पावर में आई थी, 2011 की बात है, तो बीजेपी कहाँ थी? 0। उसके बाद जब चुनाव हुए 16 बीजेपी 3 सीट पर आई और उसके बाद 2021 में 3 से वो सीधे 77 पर पहुंच गई। वोट 38% के आसपास पहुंच गया। तो बीजेपी की जो रफ्तार है, उस रफ्तार में एक और पहलू है कि जो लेफ्ट वहां पर कई दशकों तक सत्ता में रहा, जिसको उखाड़ फेंक कर ममता बनर्जी सत्ता में आई, वो लेफ्ट पिछले चुनाव में 0 पर था, कांग्रेस 0 पर थी। तो ये बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल की राजनीति में जगह बनाई है, वैसे में हिसाब लगाया जा रहा है और पूरे देश देखना चाह रहा है कि बीजेपी वहां पर क्या सत्ता में वापसी कर लेती है। ये भी देखा जा रहा है कि क्या दीदी का जादू बंगाल में बरकरार रहता है। ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी भले ही पूरा संघर्ष कर रही हो, बहुत पीछे नहीं है। तो इसका क्या नतीजा, बेसिकली जिसे कहते हैं क्रिकेट मैच का जो आखिरी ओवर होता है, उस तरह की स्थिति बंगाल में पैदा हो गई है और इसी वजह से लोगों की दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है सर कि हिंदू बहुल राज्यों में जहां पर बीजेपी ने कोशिश की चुनाव जीतने के लिए, तो बीजेपी 5 या 10 सालों में लगभग कामयाब हो जाती है। लेकिन बंगाल में कामयाब होने के लिए बीजेपी को अभी भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। देखिए, अलग अलग जगहों पर रणनीति है। बंगाल का एक अलग तरह का मिजाज रहा है और अभी भी है। तो अगर ममता बनर्जी भी वहां पर आई लेफ्ट के खिलाफ, तो माँ माटी और मानुष का नारा देते हुए आई
और बंगाली अस्मिता वहां एक बड़ा मुद्दा है। जैसे अगर आप देखिए कि एग्जाम्पल के तौर पे चुनाव धीरे धीरे जो है वो मछली की ओर शिफ्ट हो गया। ममता बनर्जी क्या कह रही है, अगर बीजेपी आई तो मांस मछली पर प्रतिबंध लगा देगी, ये अपने पसंद का खाना थोप देंगे। वहीं अगर देखिए स्थिति ये है, जो बंगाली ताना बाना है, जो बंगाली लोग अपने कल्चर अपनी बोली को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है। अब वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार क्या करें, एक उम्मीदवार हाथ में मछली लेकर के प्रचार कर रहे हैं। चुनावी वादा किया जा रहा है कि अगर सरकार में मतलब अगर जीते तो हिलसा मछली बंटवाएंगे। ये बंगाल का मिजाज है। बीजेपी के ही एक मुख्यमंत्री जाके कहते हैं हम लोग तो सबसे ज्यादा मछली खाते हैं। तो ये बंगाल का मिजाज है। बंगाल एक आंदोलनकारी मिजाज रहा है। आजादी की लड़ाई में बंगाल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वहां से क्रांतिकारी निकले हैं, नोबेल लॉरिएट निकले हैं, हर तरह के लोग निकले हैं। ठीक है, जो धारा चली, जो राजनीतिक धारा चली आजादी के बाद, उसमें बंगाल आगे भी रहा, पीछे भी हटा। तो बंगाल को अलग अलग लेंस से हर आदमी अपने तरीके से देखता है। लेकिन इस चुनाव में ये चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है और क्योंकि वहां के मुस्लिम वोटों का जो है वो जो बंटने का खतरा हो गया है, जो लग रहा है कि बंट जाएगा, उसमें पूरा समीकरण कहीं इधर उधर होने की आशंका जताई जा रही है। तो मुस्लिम असदुद्दीन ओवैसी भी वहां कोशिश कर रहे हैं चुनाव लोगों, गठबंधन भी किया उन्होंने कुछ दिन पहले एक पार्टी के साथ। तो क्या लेकिन ममता बनर्जी का जो एक तरीके से मुसलमानों में एक पैठ है उनकी, वो कहते हैं कि उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, उसे आसानी से उनको उखाड़ने में बहुत टाइम लगेगा। देखिए क्या है ना कि बंगाल में करीब हर तीसरा वोटर जो है ना मुस्लिम समुदाय से आता है। और ये माना जाता है क्या कि जब से ममता को पावर में लाने में भी मुस्लिम वोट का बड़ा हाथ रहा। और हर चुनाव दर चुनाव जो हुए हैं उसके बाद ममता मजबूत ही हुई, उनकी सीटें कम नहीं हुई है। उसके बाद से अगर आप देखिए तो जो जिन विधानसभा क्षेत्रों में 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, उसमें से 80% पर टीएमसी उम्मीदवार चुनाव जीते हुए हैं। उसी तरह से अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम वोट है उसमें मतलब ममता बनर्जी जिस तरह से खुल के अपनी बातें भी कहती हैं, रखती हैं, करीब 100 से 110 ऐसी सीटें जो मुस्लिम बहुल मानी जाती है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा में एक स्टडी जब आपने कहा तो उसके बाद से मैं देख रहा था कि जैसे मुर्शिदाबाद को लीजिए, वहां की आबादी में 66% मुस्लिम है और वहीं पर वायलेंस भी बहुत ज्यादा है। और कुल 20 सीटें उसमें से 18 पर टीएमसी के उम्मीदवार जीते हुए हैं और 2 पर बीजेपी। मालदा 51% मुस्लिम वोटर है, 12 सीटें हैं, 8 टीएमसी के खाते में है, 4 बीजेपी के। उत्तर दिनाजपुर 50% मुस्लिम है, 9 सीटें हैं, 7 टीएमसी के खाते में है, 2 बीजेपी के खाते में। बीरभूम 37% मुस्लिम है, 11 सीटें हैं, 10 टीएमसी के खाते में है, 1 बीजेपी के खाते में। साउथ 24 परगना 36% मुस्लिम है, 30 सीटें हैं, 30 की 30 टीएमसी उम्मीदवार जीते और ये जितने जिले हैं ये सारे जिलों में सबसे ज्यादा हिंसा होती है चुनाव के दौरान, ये डेटा बताता है। एक चुनावी हिंसा का भी एक अलग ही इतिहास रहा है वहां पे। और आपको पता है कि कांग्रेस से किस तरह से सत्ता जो है, कांग्रेस के बाद वहां से उन्हीं के कांग्रेस के एक नेता थे अजय मुखर्जी, वो अलग हुए। फिर उसको जो वहां पर अप्स एंड डाउन्स चले, उसमें कम्युनिस्टों के साथ मिलकर उनकी सरकार बनी, कुछ समय रही, कम्युनिस्ट मजबूत हुए। फिर ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने, मैंने बिल्कुल वामपंथी मोर्चे की सरकार बनी। उन्होंने बड़े वामपंथियों की सरकार बनी, उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उस रास्ते में किस तरह वहां से इंडस्ट्री बाहर निकलने लगी और किस तरह से मजदूर यूनियंस का डोमिनेंस रहा। फिर उसके बाद जब तक ये महसूस हुआ कि बंगाल पिछड़ रहा है, एक दूसरे तरह की बदलाव की जरूरत है, तब तक देर हो चुकी थी। जो वहाँ के कम्युनिस्ट भी 2 खांचों में एक तरह से बढ़ चुके थे। एक जो पुरानी लकीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, दूसरे जो बिल्कुल नई धारा के साथ चाहते थे। क्योंकि अगर चाइना में भी अगर आप देखिए तो चाइना ने भी अपने कम्युनिज्म में डेंग के दौर में उसमें लिबरलाइजेशन का इंजन लगा दिया था। तो
तो चाइना अगर आज इतना मजबूती के साथ खड़ा है क्योंकि चाइना ने वो दुनिया में होते बदलावों के हिसाब से खुद को बदला। जी। बंगाल में जब इस बदलाव की शुरुआत बड़े पैमाने पर यानी ज्योति बसु के जाने के बाद जब बुद्धदेव भट्टाचार्य के दौर में शुरू हुई तो विरोध हुआ, और उसी दौरान में सिंगूर में याद होगा वो टाटा की लखटकिया कार का प्लांट लगना तय के लिए जमीनों का अधिग्रहण हो रहा था। तो किस तरह से विरोध शुरू हुआ, ममता बनर्जी वहां से आगे बढ़ी और 2011 आते आते वो सत्ता में आ गए। सर, इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हिंदी पट्टी के लोगों की संख्या, यूपी और बिहार से जाने वालों की संख्या भी बंगाल में लगभग काफी बढ़ गई है। तो ये इन लोगों का चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है और ये लोग कितना प्रभावित करेंगे बंगाल के चुनाव को? देखिए, हिंदी पट्टी के लोग बंगाल के चुनाव को प्रभावित करेंगे, और इसमें से एक चीज और है कि इसमें से ज्यादा वोट माना जाता है कि बीजेपी को जाता है, लेकिन अभी भी वहां पर बंगाली जो समुदाय है उनका डोमिनेंस है। पूरा खेल जो है ना नरेश बाबू, वहां पे 5% वोट के इर्द गिर्द का है जी। 5% वोट अगर इधर से उधर हुआ तो पूरा खेल पलटना बंगाल में तय है। जैसे 38% पिछला चुनाव देखिए, 38% वोट बीजेपी को मिला, 48% वोट आया टीएमसी के पास। अब इसमें से क्या था, ये अगर पूरे इस समीकरण को देखिए, कुछ मैं एक डेटा देख रहा था कि 5% वोट के अंतर से बीजेपी 38 सीट हारी थी जी, और 10% वोट के अंतर से 75 सीटें हारी, तो 77 सीट मिली थी बीजेपी को। और मान लीजिए कि 5% वोट उधर से इधर शिफ्ट हो गया या वोट बट जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, और बीजेपी अपनी पुरानी सीटों को बरकरार रखती है, इंटैक्ट रहता है, तो बीजेपी के लिए जो जीत का आंकड़ा है पार करने में बहुत मुश्किल नहीं आएगी। बीजेपी वहां खेल कर सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में एक वोट आप दूसरे का कम करते हैं तो एक नहीं दो होता है, एक उधर का कम होता है और एक बढ़ता है। तो इस लिहाज से जो सबसे बड़ा वोट बैंक जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, मुस्लिम वोट अगर वहां 10 में से तीसरा है, करीब 27% है, और दावा करती है ममता बनर्जी की ज्यादा है, या बीजेपी के लोग भी दावा करते हैं कि ज्यादा है उतना। मान लीजिए कि इस बार अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोट बैंक के कितने दावेदार हैं? ममता बनर्जी जो सबसे बड़ी दावेदार मानी जाती है, एक। दूसरा, कांग्रेस भी इंडिपेंडेंट लड़ रही है, हर सीट उम्मीदवार खड़े कर रही, लेफ्ट भी अलग, कोई गठबंधन नहीं है, ओवैसी की पार्टी है, हुमायूं कबीर की पार्टी है। तो अगर मुस्लिम वोट मान लीजिए कि एक पॉकेट में या किसी भी क्षेत्र में बढ़ जाता है, कई हिस्सों में एकजुट नहीं रहता है या कुछ हिस्सा भी छिटकता है, तो जो कम मार्जिन वाली सीटें हैं वहां तो संकट पैदा हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि बंगाल का चुनाव बिल्कुल T20 मैच के आखिरी ओवर की तरह है, जहां किसी भी बॉल पे कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ वोट, अगर मान लीजिए बीजेपी सेम पेस को बनाए रखती है, या बीजेपी जिस तरह से सोच रही है कि एंटी इनकम्बेंसी काम करेगा, बीजेपी को लग रहा है कि बंगाल के लोग बदलाव चाहते हैं, महिलाओं ने और युवाओं ने वोट कर दिया बीजेपी को, ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर 5 से 7% वोट उधर से इधर खिसक जाता है, या कांग्रेस और लेफ्ट ममता बनर्जी का वोट काट लेती हैं, या मुस्लिम वोट में कांग्रेस, लेफ्ट और AIM और हुमायूं कबीर की पार्टी सेंधमारी कर देती है, तो ये समीकरण बदल सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है, जो दावा कर रहे हैं कुछ लोग, कि SIR की वजह से जिन लोगों का वोट कटा है या नाम नहीं है, वो हो सकता है कि उस मुद्दे पर बंगाल का एक बड़ा वोट बैंक पूरी तरह इंटैक्ट हो जाए और पहले की तुलना में ज्यादा इंटैक्ट हो जाए। तो ऐसे में अभी कहना मुश्किल है कि बंगाल के लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आखिरी वक्त फैसला तो पब्लिक को करना है, लोगों को करना है। अगर लोगों ने बंगाली अस्मिता, अगर ममता बनर्जी ये मैसेज देने में कामयाब हो गई बंगाल के लोगों को कि बीजेपी आएगी तो अपनी मनमर्जी थोप देगी,
बिल्कुल। तो हो सकता है इसका उनको फायदा मिल जाए, क्योंकि बंगाली अस्मिता तो बड़ी, आप देखिए, दो बंगाली मिलेंगे, वो हिंदी और अंग्रेजी में बात करते आपको नहीं दिखेंगे, वो बंगाली में बात करते मिलेंगे। दो बंगाली मिलेंगे, वो माछू भात की बात करेंगे, रसगुल्ला की बात करेंगे, चमचम की बात करेंगे, आपके उस हिसाब से। तो ये बंगाल की एक विरासत है कि वो अपने मिजाज से जीते हैं, अपने तरीके से जीते हैं। और ये भी मंथन कर रहा है आज का बंगाल के युवा कि हम पिछड़े हैं, तो क्यों पिछड़े हैं। तो अब ये देखना है कि सिलेक्शन में कौन किस मुद्दे को, कहते हैं ना कि आखिरी वक्त तक हवा दे करके ले जाता है और उसके आधार पर अपनी लहर बना लेता है। बिल्कुल। तो देखिए, बंगाल में जो है ममता बनर्जी की तैयारी जो है वो सबसे अलग है, क्योंकि सारे लोग बातचीत जिस तरीके से करते हैं कि बीजेपी किसी भी दूसरी पार्टी की सरकार को ज्यादा वक्त तक टिके नहीं देती, लेकिन ममता बनर्जी जो है वो लंबे समय से टिकी हुई है, एक फाइटर की छवि के साथ। ममता बनर्जी ने अपनी फाइटर की छवि वहां पर सबसे बड़ी बात है कि इस बार ममता बनर्जी ने फ्रीबीज को लेकर जो बातचीत वो लगातार कह रही हैं, जो महिलाओं को बिल्कुल फ्रीबीज का उन्होंने दोनों को साधने की कोशिश की है, महिलाओं को भी और बेरोजगार युवाओं को भी। बिल्कुल, तो ये भी एक बड़ा फायदा ये चुनाव में हो सकता है, इस प्रकार का भी। लेकिन ममता बनर्जी के साथ एक देखिए ड्रॉबैक भी है, बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन पर लगातार अटैक कर रही है। अमित शाह जी ने चार्जशीट भी वहां पर दाखिल किया, मतलब कि किया कि ये ममता सरकार की यहाँ नाकामियां हैं। तो अगर आप इसको देखें तो वहां भी ममता बनर्जी के लिए थोड़ा डिफेंड करना खुद को मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी निजी छवि तो ठीक है कि वो सिंपल, जैसे उनके रहन सहन पहनावे में तौर तरीके में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन उनके सरकार पर उनके दौर में बहुत से भ्रष्टाचार घोटाले भी सामने आए, जिसकी आंच उनके कई मंत्रियों तक गई, कईयों को जेल में भी रातें। लेकिन अब देखना होगा सर कि ये तमाम मुद्दे हैं जो इस चुनाव में कितने प्रभावी होते हैं, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है, ज्यादा वक्त नहीं है, अगले महीने आपको तस्वीर साफ हो जाएगी। अगला महीने आने में सिर्फ अब एक दिन का वक्त बचा हुआ है, उसके बाद आप बंगाल के चुनाव को बहुत करीब से देखेंगे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी से किस प्रकार से फाइट करती है ममता बनर्जी की टीएमसी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और साथ ही जो 3 राज्य हैं वहां पर भी, खासतौर पर असम में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में और वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं खूब फाइट देखने को मिली है। लेकिन बंगाल का चुनाव कुछ और है, थोड़ा सा अलग है। और अगर आप बंगाल के हमारे दर्शक हैं या फिर आप यूपी और बिहार के हैं, अगर बंगाल की राजनीति में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बंगाल में कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी या फिर टीएमसी? कमेंट कर जरूर बताएं और रोजाना हमारे साथ बने रहने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया।